राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल द न्यूज़ फ्लिक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज का हमारा विषय क्या है। घूम फिर के आज भी हमारा विषय संभल ही है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार वक्फ के नाम पर संभल के अंदर जो भी संपत्तियां, चाहे वो कोतवाली हो, थाना हो, या उसके अलावा कलेक्ट्रेट हो, या जो भी सरकारी संपत्तियां तक हैं, यानी जो सरकारी प्रतिष्ठान तक हैं, वो भी यही बताया जा रहा है कि वो भी वक्फ की संपत्ति है। उसी तरीके से जो तहसील चंदोसी के अंदर बावड़ी है, वो भी वक्फ की संपत्ति थी। और तो और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि बताया जाता है और जो निकल के सामने आ रही है, वो ये है कि जो संभल शहर है, उसकी पूरी जो चौहद्दी है या जो पूरा शहर है, वो 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ है। ठीक है, पूरा जो क्षेत्र है संभल का, जो संभल शहर है, ठीक, वो बसा है 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात जो है, वो बात यह है कि उस पर जो वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, जो वक्फ बोर्ड कह रहा है, वो कह रहा है कि जो 7 वर्ग किलोमीटर के अंदर जितनी भी संपत्ति है, चाहे वो किसी की निजी संपत्ति हो या सरकारी संपत्ति हो, वो 7 वर्ग किलोमीटर के अंदर जितनी भी संपत्ति है वो वक्फ की है। तो अब लगाइए, एक पूरा शहर जो कि आज का नहीं है, बरसों पुराना बसा हुआ है, वो पूरा शहर वक्फ की संपत्ति है। यानी जब जिस समय भी मुगल आए होंगे, उस समय भी ये शहर रहा होगा। ठीक। और दूसरी बात, कहा यह जाता है कि मोहम्मद असद नाम का कोई व्यक्ति है, मोहम्मद असद है या अब्दुल असद है, उसने ये जो सारी संपत्ति है ये वक्फ की थी। लेकिन उस व्यक्ति के ना तो परिवार का पता है, ना घर का पता, ना कुनबे का पता, कहाँ का था, कौन था, मूल निवासी था, कहीं से आकर बसा था, क्या था, और क्या वो जागीरदार था, क्या वो जमींदार था, या उसकी राजशाही चलती थी, या उसकी सल्तनत थी। ऐसा क्या था कि जो पूरा संभल शहर है वो उसका था और उसने वक्फ कर दिया। और वक्फ किया कब? 1905 में। ठीक। फिर 1925 में उसने जो एक पेपर 50, और मजेदार बात यह है कि 50 रुपए के स्टाम्प पे पूरा पेपर वक्फ कर दिया गया। ठीक है, जिस समय की भी बात है, उस समय 50 रुपए की स्टाम्प की वैल्यू बहुत होती होगी, क्योंकि स्टाम्प जो है एक तरीके का एक सरकारी प्रपत्र है, जिस पर दो लोगों के बीच जो है सहमति से जमीनों का या और वस्तुओं का आदान प्रदान, एक अनुबंध हो जाता है, एक तरीके का शर्त हो जाती है, एक आपस में समझौता हो जाता है, वो भी ठीक है। लेकिन किस तरीके से कब्जेदारी, वक्फ की जितनी भी संपत्ति है, उस संपत्ति पर किन किन लोगों का कब्जा है, ठीक, उसमें भी शिया का वक्फ बोर्ड अलग है, सुन्नी का वक्फ बोर्ड अलग है। कुल 1331 संपत्तियां संभल में जो हैं वो वक्फ बोर्ड के पास हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, वो बात यह है कि अभी जिस तरीके से शाही जामा मस्जिद सर्वे हुआ था संभल में, उसको लेकर जो बवाल हुआ, अब उसी जो पथराव या अराजकता या उपद्रव में जो लोग मारे गए, ठीक, ये कुछ विवरण है आपके सामने कि संभल के अंदर सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। कब्रिस्तान, मतलब मजार मस्जिद तो कम है, कब्रिस्तान ज़्यादा। जबकि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि हिंदुस्तान के अंदर बहुसंख्यक आबादी के जो एक अंत्योष्टि स्थल हैं, उनकी गिनती तो उंगलियों पर है। लेकिन मुसलमानों के जो कब्रिस्तान है, वो उनकी लगभग लगभग जो आबादी है, अगर आप औसत लगाएंगे तो उस आबादी का 1% निकल आएगा, लगभग लगभग निकल आएगा 1% के आसपास का जो कब्रिस्तान है। ठीक। तो जो मैं बोल रहा था वो ये कह रहा था कि जो अभी सपा का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल, जो सो कॉल्ड शांति दूतों में जो लोग शहीद हुए अराजकता में और आपस में ही मरकर शहीद हुए, उन्हें किसी ने नहीं मारा। 3 तहसीलें आती हैं, गुन्नौर, संभल और चंदौसी, संभल जिले के अंदर ये 3 तहसीलें। इन 3 तहसीलों के अंदर कुल मिला के वक्फ की 1331 संपत्तियां हैं। ठीक। उनको क्या करने गए थे? मरणों उपरांत जो सहायता राशि है, जिस तरीके से सरकार जब कोई जवान शहीद हो जाता है तो मरणों उपरांत उसको जो सहायता राशि उपलब्ध कराती है या सरकार की तरफ से जो दिया जाता है, तो सो कॉल्ड मरणों उपरांत उन लोगों को सहयोग सहायता राशि, या कह लीजिए कि उन्होंने जिस तरीके से जो
एक लड़ाई में लोग शहीद हो जाते हैं, तो उस तरीके से दीन की लड़ाई में जो शहीद हुए उनको वो पुरस्कृत करने गए थे। और उसी पुरस्कृत करने की आगे की श्रेणी में वो वहाँ के जो डीएम हैं राजेंद्र पेंसिया जी, उनसे मिले। उनको मिलकर उन्होंने जो सत्यव्रत चौकी बनाई जा रही है शाही जामा मस्जिद के सामने, उसके संबंधी दस्तावेज दिए कि साहब ये दस्तावेज हैं, ये जो मोहम्मद असद थे उन्होंने ये संपत्ति, ये प्रॉपर्टी आज से लगभग 100 साल पहले 1925 में, चूंकि अब 2025 शुरू हो गया है, तो 1925 में उन्होंने ये संपत्ति जो है वक्फ कर दी थी। ठीक, यानी वक्फ को दान में दे दी थी, तो ये संपत्ति मुसलमानों की हो गई। अब आप एक चीज हिसाब लगाइए, और उस व्यक्ति का ना कुछ अता है, ना पता है, ना उसके घर का, कुनबे का, परिवार का कोई भी व्यक्ति, यानी आदमी की पीढ़ी तो चलती है ना, आदमी का परिवार तो आगे बढ़ता है। ऐसा तो है ही नहीं कि मोहम्मद असद अकेला पैदा हुआ था और उसके अलावा ना उसने शादी की, ना बीवी थी, ना बच्चे थे, और ऐसे ही वक्फ करके चला गया। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी रियासत का अगर मालिक था वो, इतनी बड़ी जमींदारी का जमींदार था, उसकी जमींदारी थी, तो कम से कम कुछ, क्योंकि इनके यहाँ तो आपको पता ही है कि गिरे से गिरा आदमी भी 4 बीवी 16 बच्चे के कॉन्सेप्ट पे चलता, फिर वो तो जमींदार था। और उस समय न दीन की लड़ाई थी, ना ईमान की लड़ाई थी। और आपको मैं बार बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि वक्फ बोर्ड, दरअसल वक्फ बोर्ड के लिए जो जद्दोजहद शुरू हुई वो शुरू ही 1924-25 के दौर से हुई, और उसी जद्दोजहद के चलते पाकिस्तान मिला। पाकिस्तान बटा, पाकिस्तान, भारत का टुकड़ा किया गया, भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान बनाया गया। उसी श्रेणी में वक्फ बोर्ड, जब बात ये शुरू हुई कि हम काफिरों के साथ नहीं रह सकते, ये जो काफिर है इनके साथ हम नहीं रह सकते, किसी भी हाल में नहीं रह सकते, तो उसी का नतीजा था कि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और वो सारी संपत्ति या कह लीजिए वो जमीन वो पाकिस्तान के हिस्से में भारत की चली गई। किस नाम पे? वक्फ की तरह ही उसको भी भारत से काट दिया गया। अब उसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि जितनी भी संपत्तियां, चाहे वो शत्रु संपत्ति, नजूल की संपत्ति, वक्फ की संपत्ति, जितने भी इन लोगों के हो सकते हैं प्रपंच जमीन कब्जाने के, उन सब की जांच होना चाहिए, और कितनी संपत्तियां उनमें रजिस्टर्ड हैं, और उन संपत्तियों का क्या उपयोग हो रहा है। मदरसा चल रहा है, कब्रिस्तान चल रहा है, मज़ार बनी है, मस्जिद बनी है, या किसी ने कब्जा कर रखा है, और तो और इन जो नजूल की कह लीजिए या वक्फ की कह लीजिए, या ये जो संपत्तियां हैं, ये सारी संपत्तियां किस तरीके से बिक्री होती हैं। जब ये संपत्तियां बेची जाती हैं या इनको किसी को दिया जाता है, तो उससे सरकार को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है, जबकि सरकार की आय का मुख्य स्रोत राजस्व है। और किस तरीके से राजस्व की हानि की जाती है, किस तरीके से राजस्व चुराया जाता है, ये बाखूबी वक्फ की आड़ में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है राजस्व चोरी का। ठीक, एक तो ये, तो उन लोगों ने, जो मैं बात कर रहा था कि जो लोग प्रतिनिधिमंडल गया था, उन्होंने जैसे ही ये दस्तावेज डीएम साहब को सौंपे, तो डीएम साहब ने तत्काल प्रभाव के साथ उनकी जांच कराई, और जिन जिन लोगों ने ये कहा कि वक्फ की संपत्ति है, पहले तो डीएम साहब ने उन सबके खिलाफ एक्शन लेने की बात की कि सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिर उन सारे कागजात की जांच हुई, तो जांच में पता चला कि ऐसी कोई भी, जो एक रजिस्टर होता है दस्तावेजों का, जो अभिलेखागार होता है, हर कलेक्ट्रेट में होता है, तो उस जमीन के 60 साला 100 साला इस तरीके के रजिस्टर होते हैं, जिनमें पूरा पीछे तक का ब्यौरा देखा जाता है कि जमीन शुरू में किसके पास थी, किस गाटा संख्या की थी, किस क्षेत्र में थी, किसके नाम से थी, बिकी, या आगे जो परिवार बढ़ा उसमें उन लोगों को ट्रांसफ़र, पुश्तैनी ज़मीन ट्रांसफ़र होती चली आई। तो ऐसे दस्तावेज लिखित होते हैं, और उन दस्तावेजों से ही हिसाब लगाया जाता है कि 12 साला 60 साला इस तरीके से पूरा जो ब्यौरा निकाला जाता है, जो पूरी एक चेन निकाली जाती है। आप सभी लोग अगर प्रॉपर्टी का थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे तो उसमें ये चैन निकाली जाती है। तो उस चैन को जब खंगाला गया, उसको जब दस्तावेज देखे गए, 60 साला 100 साला तक देखा गया, तो पता चला वहाँ इस नाम का कोई व्यक्ति ही मौजूद नहीं है, न था और न है। तो फिर ये संपत्ति उसकी हुई कैसे? तो ये एक बहुत बड़ा खेल, राजस्व चोरी, जमीन की कब्जेदारी और जमीन का गैर कानूनी रूप से, असंवैधानिक रूप से जो खरीद फरोख्त का एक खेल चल रहा है, इस खेल का पर्दाफाश होने वाला है। और इस बात को आप ऐसे समझिए कि अब जो संभल है, संभल आप मान के चलिए कि जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं
उन सारी संपत्तियों को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शत्रु संपत्ति घोषित करके उनको सरकार जब्त कर ले, और अगर जब्त कर लेगी तभी इनकी आंखें खुलेंगी, तभी इनकी बुद्धि खुलेगी। जिस तरीके से ओवैसी ने एक बहुत बड़े स्तर पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी कि क्या ये जो सत्यव्रत चौकी जामा मस्जिद के पास बनाई जा रही है वो वक्फ की ज़मीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन ये जो ऐसा कोई रिकॉर्ड मिला ही नहीं जिसमें इसको चिन्हित किया जा सके या बताया जा सके कि ये वक्फ की संपत्ति है। तो एक चीज तो ये हो गई कि अब इनके खिलाफ भी लीगल एक्शन होना है, क्योंकि ये देश की जनता को जिस तरीके से भरमा रहे हैं, देश के अंदर जिस तरीके से अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, देश में जिस तरीके से आपसी एक मतभेद पैदा करके देश को एक गृह युद्ध में ढकेलने की जो तैयारी चल रही है, इन सब नेताओं के द्वारा देश को जो गृह युद्ध में ढकेलने की तैयारी चल रही है, उस तैयारी का बहुत ही जल्द पर्दाफाश होने वाला है। ये बात आप सब लोग समझ लीजिए। ठीक, अब चूंकि इसमें एक चीज की तारीफ करनी होगी, जो संभल का जो प्रशासन है, सबसे पहले तो उस संभल प्रशासन की तारीफ करनी होगी। काबिले तारीफ है कि संभल प्रशासन ने इतना दबाव, इतना सब कुछ होने के बाद भी इस जो अराजकता है, ये जो उपद्रव है, इसके सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया और डटकर उसका सामना किया, और अब भी कर रहे हैं। ठीक, ये देखिए, एक पेंसिया जी का, जो राजेंद्र पेंसिया, उनका वक्तव्य है, दस्तावेजों के अनुसार पूरा शहर ही वक्फ का है, सारी संपत्तियां भी वक्फ ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इन सभी संपत्तियों की जांच करा रहे हैं। तो अब जांच में तो दूध का दूध पानी हो ही जाएगा, क्योंकि सरकार से ज्यादा जानकारी, सरकार से ज्यादा दस्तावेज, सरकार से ज्यादा अभिलेख किसी के पास मौजूद नहीं हो सकते। ठीक, भले ही वक्फ, और वक्फ आया भी कब है, आप ये देखिए, वैधानिक रूप से अगर हम बात करें, संवैधानिक रूप से बात करें, तो वक्फ 1954 में वक्फ को संवैधानिक दर्जा मिला है। ठीक, ये एसटी हसन, पूर्व सांसद मुरादाबाद के, ये क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस चौकी को हटाना पड़ गया तो पुलिस के लिए कितनी शर्मिंदगी भरी बात होगी। अब इनकी ये मंशा समझिए, बोला इन्होंने बड़ा रिफाइंड वे में है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का आदेश कैसे आ सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कागज नहीं देखेगा? अगर हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड की, तो जाहिर सी बात है, जब आप वर्शिप प्लेसेस और वर्शिप एक्ट की बात करते हो तो 1991 की बात करते हो, तो उसका हवाला देते हो। तो जब वक्फ बोर्ड की बात करोगे, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो नरसिम्हा राव सरकार थी उस समय पारित हुआ था। ठीक, तो जब हम वक्फ की बात करेंगे तो वक्फ में भी तो हम जब उसको संवैधानिक दर्जा या कानून की तरफ से दर्जा मिला तो 1954 की बात करेंगे। तो क्या 1954 तक जो शहर था वो पूरा वक्फ हो चुका था? अगर हो भी चुका था तो फिर 1954 के बाद उसको कागजों में क्यों नहीं दर्ज कराया गया? अगर दर्ज कराया गया तो ठीक है, नहीं दर्ज कराया गया तो फिर कैसे वक्फ की संपत्ति हो सकता है? और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो लोग अभी जो 6 तारीख को, यानी गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे हमारे सिखों के, और हमारे भी गुरु हैं वो, क्योंकि सिख पंथ हिंदुओं से अलग नहीं है, सनातन से अलग नहीं, सनातन की एक शाखा है सिख पंथ, सनातन की ही एक शाखा है बौद्ध धर्म, तो जैन धर्म, ठीक, ये सब सनातन की ही शाखाएं हैं, ये सनातन से अलग नहीं है। जो लोग इनको अलग करके देखने की कोशिश करते हैं, दरअसल वो जो सामाजिक सौहार्द है हिंदुओं का, सिखों का, जैन, बौद्धों का, उनके आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कि अभी बीच में तेजस्वी यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था जिस समय ये संभल वाला प्रकरण शुरू हुआ था। क्यों? अभी पटना में भी एक मंदिर निकला है, आप लोगों को अगर न्यूज़ में आपने देखा होगा, ठीक, तो उसी समय तेजस्वी यादव ने एक भाषण दिया था, एक वक्तव्य दिया था। क्या? अगर बिहार के अंदर मुसलमानों की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखी तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या बोला था? ईंट से ईंट बजा देंगे। तो वही तेजस्वी यादव जो मुसलमानों के लिए, मतलब बहुसंख्यक समाज की ही तो आप ईंट से ईंट बजाओगे, देखेगा कौन? जिसको तकलीफ होगी, जिसका हक मारा जा रहा वही तो बात करेगा, और जिनका हक मारा जा रहा उनकी तुम ईंट से ईंट बजाओगे। तो वही इनका दोगलापन, राजनीतिक दोगलापन आप देखिए कितना बड़ा है। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए राजनेता किस किस तरीके के प्रपंच करते हैं, आपको यह देखना चाहिए। तो वही तेजस्वी यादव जो वक्फ के नाम पर मुसलमानों के लिए इतना तड़प रहे हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम
जो भी मुसलमानों की तरफ दिखेगा उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। वही तेजस्वी यादव क्या करते हैं, गुरु साहिब की जयंती पर, गुरु गोविंद सिंह जी की जो 100वीं जयंती थी उस पर जाकर गुरुद्वारे में साफा बांध के और बैठकर वहां भजन कीर्तन में हिस्सा लेते हैं। तो फिर तेजस्वी यादव ये क्यों भूल जाते हैं कि ये वही गुरु गोविंद सिंह जी हैं जिनको मुगलों ने ही मारा था, मुगलों ने ही कत्ल किया था, और उससे पहले शहीदी दिवस में कैसे 4 साहिबजादों को काट दिया गया था, ये भी तो मुगलों ने ही किया था। तो फिर तेजस्वी यादव का मुंह क्यों सिल जाता है बोलने पे मुगल आक्रांताओं के खिलाफ? तो ये जो चारित्र का दोगलापन है, ये जो दोहरी मानसिकता है, ये जो दिखाने के दांत और हाथी की तरह खाने के दांत और, ये जो मानसिकता है, ये जो चरित्र है, ये लोगों को देखना चाहिए। उसी प्रकार से जो कांग्रेस इस समय गुरु साहिब की जयंती पर जो कर रही है, उसे भी 84 के सिख राइट्स नहीं भूलने चाहिए। किस तरीके से 84 में सिखों को मरवाया गया था, कांग्रेस को भी ये नहीं भूलना चाहिए। 84 के सिख दंगे, उनमें किस तरीके से सिखों को मरवाया गया था। तो ये चीज किसी को कभी नहीं भूलनी चाहिए और ना ये भूलने की बात है। किस तरीके से आपने देखा, जो भगत सिंह के जो झूठी गवाही देने वाले लोग थे, उन्होंने कांग्रेस ने उन लोगों को कहां कहां बिठा के रखा, कितनी उनका सेवा सत्कार किया। तो दरअसल जिन कांग्रेस की एक प्रथा रही है, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो हमेशा उसको इनाम देते रहो, हमेशा उसको पुरस्कृत करते रहो, तो ये अब चलने वाला नहीं है। और आपको एक चीज बताएं, जो वक्फ को लेके या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके इस समय जो पूरे देश के अंदर, पहली बात तो ये पूरा देश सुलग रहा है, अंदर ही अंदर, सामने नहीं दिखाई दे रहा है। और आपको एक चीज बता दें कि जो लोग कहते हैं ना कि हम शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो आपको एक चीज हमेशा माननी चाहिए और इस बात को गांठ भी बांध लेना चाहिए कि किसी भी देश में, किसी भी धर्म में, किसी भी परिवार में, किसी भी जिले में, किसी भी कस्बे में शांति का पैगाम देने के लिए आपको शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। बिना शक्ति का प्रयोग किए आप शांति कायम नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, अगर योगी जी इतनी सख्ती से पेश ना आए तो जो लोग शांति की बात कर रहे हैं, इनकी शांति आपने देखी नहीं किस तरीके से? जो सर्वे ही तो होना था, अगर शांति से सर्वे हो जाता तो फिर ये पूरा संबल थोड़ी खुद रहा होता। अगर शांति से सर्वे हो गया होता, सब कुछ हो जाता, तो शांति को बनाए रखने के लिए, शांति को स्थापित करने के लिए हमेशा शक्ति की जरूरत लगती है। जो लोग ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि हम तो शांति प्रिय लोग हैं, दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि हम शक्ति के समर्थक हैं। बिना शक्ति के शांति स्थापित नहीं हो सकती। और पूरे कुंभ को बता दिया गया है कि कोई कह रहा है 400 बीघे जमीन है, कोई कह रहा है 55 बीघे जमीन है, कोई कह रहा है कि जो झूसी है और उसके बाद जो दारागंज पुल के बाद जो जमीन शुरू होती है गंगा के लेफ्ट और राइट, वो पूरी वक्फ की है। अरे सब कुछ वक्फ का है। मैं तो फिर भी मानता हूं कि 2013 से पहले जिस तरीके के वक्फ को ताकत दी थी, शुक्र मनाइए कि इन्होंने ये नहीं कहा कि ये पूरा देश ही वक्फ का है। और जिस तरीके से चल रहा है, संभल जो पूरा शहर, ऐसे कितने ही शहर, कितने ही गांव, कितने ही कस्बे, कितने ही तालुके, जब पूरा जिला ही वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो फिर क्या गांव की हैसियत है, क्या किसी मोहल्ले की हैसियत है, क्या किसी कस्बे की हैसियत है, क्या किसी तालुके की हैसियत है? जब जिस जिले में 3 तहसीलें, और जो जिला बना कब है? अभी लगभग कुछ ही समय पहले, 10-15 साल पहले वो जिला बना है। उससे पहले वो जिला था ही नहीं, वो मुरादाबाद के अंतर्गत आता था। तो जब वो पूरा जिला वक्फ की संपत्ति हो सकता है, तो फिर कितनी ही क्षेत्र ऐसे होंगे जो आज भी वक्फ के नाम पर दबाए जा चुके हैं, जो दबा रखे हैं। अब ये जो पूरा प्रकरण है, अब आप मान के चलिए धीरे धीरे, एक कहावत है ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, तो कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये जो बार बार जगह जगह वक्फ 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 चिल्लाया जा रहा है, जैसे सुबह से शाम तक 5 टाइम की नमाज दी जाती है, तो उसी तरीके से 50 बार दिन में हर नेता को उठा के देख लीजिए, हर मुस्लिम स्कॉलर को उठा के देख लीजिए, वो वक्फ वक्फ ही चिल्ला रहा है। तो ये जो बात चल रही थी ना, वक्फ अमेंडमेंट जो विधेयक है वो पारित होने वाला था, फिर उसको जेपीसी के माध्यम से उसमें समय बढ़वा दिया गया, ठीक है। तो अब वो बजट सत्र में पारित होगा। तो ऐसा ना हो कि ये वक्फ बोर्ड ही खत्म हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरा अपना पर्सनल एक इसमें व्यू है कि ये धीरे धीरे
जिस तरीके से वक्फ वक्फ चिल्ला के वक्फ को हाइप दिया जा रहा है, ऐसा ना हो इस देश से वक्फ बोर्ड खत्म ही हो जाए। और ये जो कुंभ होने वाला है, आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए सभी लोग, और ध्यान रखिए और कान और आंख खुले रखिए। इस कुंभ के बाद बहुत से राजनीतिक निर्णय ऐसे होने वाले हैं, बहुत से सांस्कृतिक निर्णय ऐसे होने वाले हैं जिनसे सभी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पहली चीज तो ये दो तीन चीजें जो होने वाली हैं, पहली तो ये है कि सरकार जिस तरीके से मंदिरों पर कब्जा किए हुए है, सरकार से मंदिर वापस लिए जाएंगे, सरकार के कब्जे से सारे मंदिरों को मुक्त कराया जाएगा। उसके लिए भी कमेटी बनेगी, उसके लिए भी विचार होगा, और सारा संत समाज इस बार एकजुट है। दूसरी चीज, वक्फ को लेकर जिस तरीके से कुंभ पर दावा ठोका गया है, तो जाहिर सी बात है पूरा संत समाज एकत्र होकर अब की इसके खिलाफ भी प्रदर्शन करेगा और आवाज उठाएगा, सरकार को चेतावनी देगा, सरकार को चिताएगा कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। ठीक। और दूसरी तीसरी चीज, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो बात चल रही है, या तो दो चीजें होंगी, या तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहेगा, और अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहेगा तो ये मान के चलिए कि ये खुदाई का कार्यक्रम एज इट इज जारी रहेगा। फिर तो जहां खोदो वहीं भगवान, जहां खुदा वहीं भगवान। ठीक, ये कॉन्सेप्ट चलेगा। और अगर हम मान लेते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो जाता है, चूंकि अभी सरकार को उसमें अपनी जो राय है वो देनी है, सरकार को एफिडेविट पेश करना है, तो इस महीने के अंत तक सरकार अपना एफिडेविट प्रस्तुत करेगी। और अगर सरकार एफिडेविट प्रस्तुत करके ये कह देती है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होना चाहिए, तो भी स्थिति वही बनी रहेगी, तो भी जहां खुदा वहीं भगवान। ठीक। और इन दोनों स्थितियों के अलावा जो एक तीसरा ऑल्टरनेट है, वो ऑल्टरनेट ये है कि सरकार ये भी कह सकती है, हालांकि कहेगी नहीं, अगर सरकार ये कहे कि जिस तरीके से अयोध्या, मथुरा और काशी, ठीक, और उसके अलावा जहां जहां ये प्रकरण चल रहे हैं, जो आजादी के बाद से दबाए गए मंदिर हैं, ठीक, आजादी से पहले छोड़ दीजिए, यानी 1947 का जो आधार माना जाता है उसको छोड़ दीजिए, तो 1947 से इधर जो दबाए गए मंदिर हैं वो सारे मंदिर वापस लिए जाएंगे, तो भी जहां खुदा वहीं भगवान। कॉन्सेप्ट यही रहना है। यानी ओवरऑल जो बात चल रही है, अभी अब आप देखिए पटना में एक मंदिर निकला है, लगभग वो भी बताया जाता है महादेव का मंदिर है, 100 साल पुराना है। तो किस तरीके से हिंदू मंदिरों को दबाकर, उनका अतिक्रमण करके, उनको खत्म करने की, उनको निस्तो नाबूद करने की जो प्रक्रिया, जो साजिश चल रही थी, एक तो उस साजिश से पर्दाफाश हो रहा है। दूसरी चीज, अगर आप जो लोग ये सोचते हैं कि ये जो मंदिर खोदने का या मंदिर ढूंढने का जो कार्यक्रम चल रहा है ये गलत है, तो फिर कोई एक ऐसा मंदिर बताइए जो किसी मस्जिद पर बनाया गया हो। कोई बता सकता है? पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, चलो भारत में मंदिर हैं और कई मंदिर नहीं है, लेकिन जहां चर्च भी हैं, ठीक, जहां चर्च भी हैं, क्या उन चर्चों में कहीं पे मस्जिद तोड़ के चर्च बनाए गए? कोई ऐसा उदाहरण भी प्रस्तुत अगर होता हो तो वो भी बताया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये सही नहीं है, तो फिर हिंदुओं की पौराणिक सभ्यताएं, हिंदुओं के विरासत, हिंदुओं के मंदिर क्यों दबाए गए? और जब उनको वापस लेने की बात चल रही है तो लोगों को दर्द किस बात का है? क्यों सभी लोग, सभी राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं, जो भी विपक्ष में हैं, जो सेकुलर राजनीति करते हैं, अगर आपको सेकुलर राजनीति भी करना, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति भी करना है, तो साफ बात बोलिए, धर्मनिरपेक्ष ही बात बोलिए ना। एक ही धर्म का, एक ही दीन का, एक ही मजहब का पक्ष लेने की आवश्यकता क्या है? क्या एक मजहब ही इतना कीमती है कि उसके अलावा इस देश के अंदर पूरा बहुसंख्यक समाज जो है वो दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, इस देश के पूरे बहुसंख्यक समाज को हाशिए पर डाल दिया जाए? यह है धर्मनिरपेक्षता का पार्ट। पहली चीज तो जो 1975 में इमरजेंसी के दौरान धर्मनिरपेक्षता और सोशलिज्म शब्द को घुसेड़ा गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, उसमें घुसेड़ा गया, यही गलत था। चलिए, जो हो गया वो हो गया। अब जो लोग संविधान की कॉपी सर पे रख के चलते हैं, तो अगर संविधान को वाकई मानते हैं तो फिर आइए 1954 से बात कीजिए कि वक्फ बोर्ड के पास 1954 तक इतनी संपत्तियां थीं। मान लेते हैं कि लगभग वक्फ बोर्ड के पास उस समय
4 लाख एकड़ के आसपास लैंड थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हो सकता है कि मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो फिर 1954 से अब तक वक्फ के पास 9.5 लाख एकड़ की भूमि कहाँ से आई? किसने दान दी? किसने इतनी संपत्ति वक्फ कर दी? यानी ये संपत्ति वक्फ होती रही, लोग दान करते रहे और कोई उसका ना राजस्व आया, वो जमीनें बिकती भी नहीं, कोई राजस्व नहीं आया, उसकी आय हुई, उससे सरकार को जो टैक्स जाना चाहिए था वो टैक्स नहीं आया। और तो और ना मस्जिद से टैक्स जाता है, ना मज़ारों से टैक्स जाता है। टैक्स जाता है तो मंदिरों से, ना चर्च से जाता, ना गुरुद्वारे से जाता, ना किसी बौद्ध मंदिर से जाता। टैक्स जाता है केवल हिंदू मंदिरों से। तो क्या केवल हिंदू मंदिर टैक्स देने के लिए है? यानी उन हिंदू मंदिरों में सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ाए हिंदू और उससे टैक्स वसूला जाए। उसके अलावा जो मज़ारों पे पैसा चढ़े, जो मस्जिदों पे पैसा चढ़े, जो चर्चों में चढ़ावा चढ़े, जो गुरुद्वारे में चढ़े, वो वहाँ की कमेटियाँ देखेंगी, ना वो टैक्स देंगी, ना ही वो कोई हिसाब देंगी। तो फिर ये दोहरी जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पे भी ये घिनौना खेल इस देश के अंदर चल रहा है। जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, फिर वही बात आ गई कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल देश के बहुसंख्यक समाज को दबाने का, डराने का, धमकाने का जो काम चल रहा है, अब वो बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। तो जो मैं बार बार कह रहा हूं, वक्फ एक्ट और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इनका अंत निश्चित है, समय नज़दीक है और कोई बहुत ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही एक्ट कह लीजिए या प्रोविज़न कह लीजिए, या मुसलमानों के जो राजनीति मुसलमानों की करते हैं, सेकुलर राजनीति कहते हैं, उनका हथियार ये उनसे छिनने वाला है। और इसीलिए लगातार जो सेकुलर राजनीति करने वाले हैं, सबके पेट में दर्द हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुसलमानों को अपनाने के लिए, मुसलमानों के जो अब तक वो खैरख्वाह बने हुए थे, मुसलमानों के जिल्ले इलाही बने हुए थे, वो अब करें तो करें क्या? इस आपदा से निपटें तो निपटे कैसे? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।